चलिए आ जाइए, सभी लोगों का स्वागत है सिलेक्शन वे के इस धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं भाई। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से। कल वाले पार्ट के अंदर काफी सारी चीजें दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। डे 1 को तो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट सीखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने अल्फाबेट टू नंबर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको भी देख लिया। करेक्ट है कि नहीं? सही है। आइए भाई फटाफट से आइए, एक बार स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए 3 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। करेक्ट है। तो पार्ट 3 के अंदर दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। आइए भाई फटाफट से। कल दोस्तों हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी लेटर टू नंबर से रिलेटेड, और आज बहुत ही मजा आने वाला है भाई। रेडी हो ना सभी लोग? सभी लोग फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे। यस सर, बिल्कुल रेडी हैं। कल के सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, याद है? कितने बच्चों को याद है भाई? सर वो क्वेश्चन बन गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए वो क्वेश्चन अगर आपसे बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नहीं था उसके अंदर, वही कंसेप्ट था जो अभी आप लोगों ने लेटर टू नंबर के लिए आपने पढ़ा, वही क्वेश्चन का कंसेप्ट उसके अंदर भी था। देखिए कल जो पार्ट 3 हुआ था, आज पार्ट 4 है। कल जो पार्ट 3 हुआ था उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए इधर ये सारी चीजें दोस्तों हमने पढ़ ली थी कल, ठीक है। और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हम लोगों ने देख लिए थे। और मैंने आप लोगों को दोस्तों एक क्वेश्चन बताया था जिसके माध्यम से मैंने कहा था कि इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन था हमारा ये वाला। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, है ना? करेक्ट है, सही है। तो देखिए इधर दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। अब अभी तक क्या था ना, अभी तक आपको चीजें क्या मिली थी ना, कि सिर्फ और सिर्फ लेटर्स मिले थे, या तो लेटर्स की जगह, या फिर दोस्तों लेटर्स की जगह मिले थे नंबर्स। सही है कि नहीं? करेक्ट है। लेकिन अब जो है दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि आपको लेटर्स और नंबर्स दोनों मिल रही हैं। अब आपको लेटर्स भी मिल रहे हैं, नंबर्स भी मिल रहे हैं। सही है कि नहीं? देख रहे हैं आप, दोनों चीजें अब आपको देखने को। अब देखते हैं इसका क्या लॉजिक लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये लिखा, हनी वर्ड लिखा, और हमको दिया है G4M2 और X। सही है, करेक्ट है। ये दिया है G2M, है ना, G4M2X। तो पहले लेटर्स पे फोकस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं लेटर पे। पहले लेटर वालों का देख लेते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। ये देखिए क्लियरली पता लग रहा है, H से G हो रहा है, क्या हो रहा है? -1। N से M हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है। Y से X हो रहा है, भाई ये भी -1 हो रहा है। अब भाई साहब ये O को 4 कैसे लिखा होगा और E को 2 कैसे लिखा होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी वेरी लगा के, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसा आएगा। अब भाई साहब वो स्टेच्यू का पूछ रहा है, STATUE। अब आप ध्यान पूर्वक देखिए कि या तो ये कंसेप्ट ये हो सकता है कि एक छोड़ के एक में नंबर्स दिए हों, है ना, एक छोड़ के एक में क्या दिए हों? नंबर्स दिए हों। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर आंसर में भी एक के छोड़ने के बाद नंबर होता ना, पर ये 2 लेटर कहां से आ रहे हैं? यही तो गणित समझनी होती है हमको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी। यार यहां देखने पर ऐसा लग रहा है कि यार एक लेटर है, एक नंबर है, एक लेटर है, एक नंबर है, फिर लेटर आ गया। लेकिन स्टैच्यू का जो कोड उसने ऑप्शंस में दे रखा है, वहां से एक बार क्लियरली मेंशन हो रहा है कि यार 2 लेटर आ रहे हैं, फिर नंबर आ रहा है, फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, ऐसे आ रहा है। इसका मतलब एक छोड़ के एक वाले के प्रोसेस से मतलब ही नहीं है। यहां मतलब है हमें कि यार ये जो O है ना, ये एक स्वर है, ये जो E है ना, ये E एक स्वर है। इसका मतलब जो स्वर होंगे उनको हम अलग कर देंगे। जैसे A एक स्वर है, U एक स्वर है, और भैया E भी एक स्वर है। यस और नो? करेक्ट है। क्योंकि देखिए एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें लास्ट में देख रहे हैं आप लोग 2 नंबर लगातार दे रखे हैं।
अगर भाई साहब दो स्वर लगातार हैं और स्वर के लिए अगर नंबर लिखा हुआ है तो बिना सोल्व करवे थोड़ी सी भी अगर बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते, मैं कह रहा हूं आपने दुनिया में कुछ नहीं सीखा, आपको लॉजिक लगाना आता ही नहीं है, फिर भी आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे कि नहीं, पहले तो ये बताओ। अच्छा, दो वोवल्स उनके लिए नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 110% श्योर आखिरी में अगर दो वोवल्स आ रहे हैं तो उनके लिए नंबर होगा। आंसर तो हमारा यही होगा। यही रीजनिंग की खास बात होती है, यही दोस्तों साइकोलॉजी होती है। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? आपको कुछ नहीं आया, लेकिन आपको फिर भी पता लग गया कि आंसर क्या है। अब लॉजिक भी देख लेते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कि जो हमारे पास ये देखिए आप कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, एक तो होते हैं वोवल जिनको आप कहते हैं स्वर, और वो जो स्वर होते हैं वो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। सही है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, सर ये स्वर होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं दोस्तों हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट में अर्थात व्यंजन के अंदर तो दोस्तों चीजें समझ में आ गई कि व्यंजन में क्या चल रहा है। सर व्यंजन में तो -1 चल रहा है, ये लॉजिक चल रहा है। तो चलो पहले तो इसको तो कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर -1 करोगे तो क्या आएगा? आर आएगा। इसके अंदर -1 करोगे तो क्या आएगा? एस आएगा। और इसके अंदर भी दोस्तों -1 कर लोगे तो यहां भी एस आ जाएगा। अब बारी आती है इनकी। अब इनको नंबरिंग कैसे दी होगी? तो देखो नंबरिंग कैसे दी है, ए ई आई ओ यू 5 स्वर हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओ को 4 दे रखा है, तो बिल्कुल सही तो है। अगर इसको मैं नंबरिंग देना स्टार्ट करूं कि ये पहले पे आता है, ये दूसरे पे आया, ये तीसरे पे आया, ये चौथे पे आया, ये पांचवें पे आया, तो ऑटोमेटिकली देखिए ई को 2 मिला, ओ को 4 मिला कि नहीं? तो खत्म हो गई। ए को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यू को क्या मिलेगा दोस्तों? 5 मिलेगा। और ई को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कि नहीं? यानी कुछ नहीं किया, इसने सीधी सीधी नंबरिंग दे दी उसको। तो इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वोवल्स को ये नंबरिंग दे देता है सीरियल वाइज। वोवल्स जो हैं ए ई आई ओ यू, इनको उसने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5। और ये बड़ा ही कॉमन और जबरदस्त प्रश्न बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें उस समय समझ में नहीं आता कि यार ओ को 4 कैसे लिख दिया इसने, अरे ई को 2 कैसे लिख दिया। अब याद रखना है, नंबरिंग अगर सीधी दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी एग्जाम के अंदर जब नंबरिंग आती है तो उल्टा भी कर देता है, 5 4 3 2 1 भी दे सकता है। याद रखिएगा भैया, जरूरी नहीं है कि हर बार जो नंबरिंग होगी वो नंबरिंग आपकी सीधी ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको नंबरिंग रिवर्स भी, उल्टी नंबरिंग भी दे सकता है। ए को 5 भी दे सकता है, 1 2 3 4 5 के अलावा नहीं देगा, क्योंकि 5 ही वोवल्स होते हैं, 5 ही नंबर्स होंगे, या तो सीधा सीधा देगा या अपोजिट देगा। सही है, करेक्ट है। दोनों चीजें याद रखनी है आपको, सीधी नंबरिंग भी याद रखनी है और उल्टी नंबरिंग भी याद रखनी है। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं। अब दोस्तों ध्यानपूर्वक अब हम देखते हैं एक बार, आइए एक बार अब बढ़िया से जो है हम एक बार चीजों को देखते हैं। चलिए आ जाओ, अब चलते हैं नेक्स्ट। 2 टाइप आज कवर करेंगे हम बढ़िया से, ठीक है। 2 टाइप बढ़िया से कवर करने हैं हमको। आ जाइए अब पार्ट 4 पे आते हैं, ठीक है। देखना अब इधर, सबसे पहले तो ये वाले प्रश्न, 2 टाइप हमने कवर करे हैं आज। टाइप नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अभी तक वो पैटर्न से पहला टाइप हमने पढ़ा लेटर टू लेटर, दूसरा पढ़ा लेटर टू नंबर, तीसरा है स्पेशल टाइप, जिसके अंदर कुछ डायरेक्टली इस प्रकार की चीजें होंगी कि जैसे वो बोलेगा कि एक व्यवसायी को डॉक्टर बोल दिया है हमने, व्यवसायी को क्या बोल दिया? डॉक्टर बोल दिया है। डॉक्टर को हमने इंजीनियर बोल दिया है, इंजीनियर को हमने वकील बोल दिया है, और वकील को हमने प्रबंधक कहा है, प्रबंधक को हमने आगे बोल दिया कि लेखाकार कह दिया। तो बताइए रोगियों का इलाज कौन करता है? अब आपको पता है कि ये जो प्रश्न है डायरेक्टली नहीं दिया कि डॉक्टर को क्या कहा जाएगा, ऐसे नहीं बोला, उसने बोला रोगियों का इलाज कौन करता है, तो तुम्हारे दिमाग में आया डॉक्टर। सही है, रोगियों का इलाज कौन करता है? रोगियों का इलाज डॉक्टर करता है। लेकिन डॉक्टर हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर का एंड प्रोडक्ट क्या है? डॉक्टर को तो क्या बोल दिया? इंजीनियर बोल दिया ना, तो हमारा आंसर इंजीनियर होगा।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। क्या बोला है, इफ बिजनेसमैन इज कॉल्ड डॉक्टर, डॉक्टर इज कॉल्ड इंजीनियर। ठीक है, तो आगे उसने प्रश्न ये दिया था कि इंजीनियर इज कॉल्ड लॉयर, लॉयर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड अकाउंटेंट। तो भैया उसने बोला रोगियों का इलाज कौन करता है, तो रोगियों का इलाज डॉक्टर करता है, और डॉक्टर को उसने इंजीनियर बोला है, तो यहीं पे रुक जाना है। ठीक है, अब तुम ये मत कहना सर इंजीनियर को तो आगे सर लॉयर बोला है ना, अरे लॉयर को तो आगे सर मैनेजर बोला है ना, मैनेजर को तो आगे सर अकाउंटेंट बोला है ना, तो आंसर तो फिर लास्ट तक जाना चाहिए ना सर। ऐसे तो फिर इस प्रकार के सभी प्रश्नों का आंसर तुम लास्ट तक ही लिया होगे, है ऐसे तो सबको किसी न किसी को कुछ ना कुछ बोला है, तो तुम तो इसका हिसाब से तो फिर भैया सबको आंसर लास्ट तक लेके आ जाओगे। ऐसा नहीं होता है। यहां देखिए क्या बोला है, एक बार तक देखना है, एक बार के कन्वर्जन तक देखना है आपको। रोगियों का इलाज कौन करता है, आपके दिमाग में आया डॉक्टर करता है। अब डॉक्टर आंसर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को आगे क्या बोल दिया, इंजीनियर, बस वहीं रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आगे चलते ही जाएंगे, जहां पे जिसको हमें फाइंड करना है उसकी बस पोजीशंस देख लो कि उसको आगे किस में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा को ग्रह कहा जाता है, ग्रह को सूर्य कहा जाता है, सूर्य को सौरमंडल कहा जाता है, सौरमंडल को आकाशगंगा कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सही है ना, कौन है भैया, मून है। एकमात्र जो है दोस्तों नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है, और मून को आगे क्या बोला है, ध्यान से देख लीजिए, चंद्रमा को ग्रह कहा जाता है। मून इज कॉल्ड प्लेनेट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लेनेट। सही है, नहीं है, करेक्ट है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लेनेट आ जाएगा। अब गोली की स्पीड से फटाफट से अगला प्रश्न जल्दी से करके बता दो। अगर सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला कहा, और काले को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव का रक्त कौन सा होता है, याद रखिएगा मानव रक्त का रंग जो है, ठीक है, वो क्या होता है, लाल होता है। और लाल को उसने क्या बोला है, लाल को पीला बोल दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, येलो। करेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास में। अब चलिए, अब यहां से हम लोग टाइप चेंज करते हैं, बहुत है इतने प्रश्न, समझ में आ गया आपको। टाइप 4, टाइप 4 को हम लोग कह सकते हैं कंपैरेटिव या चाइनीज कोडिंग भी बोल सकते हो। बहुत टाइम से इसका नाम यही चल रहा है, चाइनीज कोडिंग, तो वही हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेलवे और एसएससी में आजकल यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको लिखा है MINT, मिंट। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दिया है, MINT, मिंट। मिंट का कोड क्या दिया है दोस्तों, 4286। फिर यहां पे कौन है, नियर, NEAR। नियर का दोस्तों आपको कोड क्या दिया है, नियर का कोड दिया है 3879। करेक्ट है। अब आपसे N का कोड पूछ रहा है बाहर, आपसे कोड किसका पूछ रहा है, N का। तो भाई इसको हम चाइनीज कोडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि आपको डायरेक्टली ये नहीं देगा। मतलब आपको यूं देखिए, सामने क्या लिखा हुआ है, 4 लेटर लिखे हुए हैं और कोड के रूप में 4 नंबर लिखे हुए हैं। सेम टू सेम यहां पर देखिए, NEAR, नियर, है ना, NEAR, ये 4 लेटर हैं, उसके सामने 4 नंबर लिखे हुए हैं। अब आप ध्यानपूर्वक अगर आप इनको देखेंगे, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए कि मुझे N का कोड पूछा है, उसने क्या देखा है, N का कोड पूछा है। अब यहां तो N तीसरे नंबर पे था, तो क्या सर 8 उसका कोड है। यहां पर N जो है पहले नंबर पर है, तो क्या 3 इसका कोड है। क्या ऐसे देखना होता है, जी नहीं, ऐसे नहीं देखना होता। ठीक है ना, ऐसे नहीं देखना होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, सामने से कंपैरिजन मुश्किल है, क्योंकि यहां पर देखिए अगर सेम लेटर के लिए सेम कोड होता तो फिर इस हिसाब से, नो पैटर्न का जब क्वेश्चन आता है तब क्या होता है, नो पैटर्न में क्या होता है कि लेटर जिस नंबर पे कॉमन है उसी के नीचे वाला जो है वही उसका कोड होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तभी इसको चाइनीज कोडिंग कहा जाता है, या इसको कंपेरेटिव कोडिंग भी कह सकते हैं। कंपैरिजन करना होता है आपको। कंपैरिजन कैसे होगा, कंपैरिजन याद रखिएगा, लेटर्स का कंपैरिजन यहां पर लेटर्स से होगा, नंबर्स का कंपैरिजन नंबर्स से होगा।
यानी कि अगर MINT ये देखें, ये जो 4 लेटर हैं इनमें से इन चारों का कोई सा भी नंबर हो सकता है। M का कोड 4286 में से कौन सा है हमें नहीं पता। I का कोड 4286 में से कौन सा है हमें नहीं पता। N का कोड 4286 में से कौन सा है हमें नहीं पता। T का कोड 4286 में से कौन सा है हमें नहीं पता। केवल एक भैया कोड डिकोड को देखकर हम नहीं पता लगा सकते कि किसका क्या कोड है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इन 4 लेटर्स का कोड ये 4 हैं। ये 100% श्योर है कि इन 4 लेटर का कोड ये 4 ही हैं। सही है। अब किसका कोड क्या है ये तो तभी पता लगेगा जब दूसरे पेयर के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे MINT और यहां है NEAR, तो दोनों में कॉमन कौन है जल्दी बताना। सर दोनों में कॉमन जो है ना वो N है, तो इसका मतलब 100% आपको पता लग गया कि दोनों में कॉमन N है। यहां पर अब आप देखिए कि दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन 8 है। अगर दोनों में कॉमन 8 है तो इसका मतलब N का कोड तो क्लियर हो गया। बाकी का क्लियर हुआ या नहीं हुआ हमें मतलब नहीं है, हमें यह पता लग गया कि भैया N का कोड तो सर 100% 8 है। ठीक है, और हमसे N का ही पूछा है तो सीधा आंसर आ गया कि भैया N का कोड 8 है। N का कोड 8 है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अब हमें नहीं पता कि M का कोड 4 है या 2 है या 6 है। I का कोड 4 है या 2 है या 6 है। T का कोड 4 है या 2 है या 6 है, इनका क्लियर नहीं हुआ। ऐसे E का कोड 3, 7, 9 में से कौन सा है। A का कोड 3, 7, 9 में से कौन सा है। R का कोड 3, 7, 9 में से कौन सा है हमें नहीं पता। हमें तो बस जो कॉमन मिला हमने तो उसको पकड़ लिया और उसी से आंसर निकाल लिया। 8 हमारा आंसर आ गया। सही है नहीं, क्लियर है। ठीक है, और दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिर इसके अंदर देखिए। जैसे ये आया कि वर्ड्स के आगे नंबर्स लिखे हों, या तो ये आ सकता है कोडिंग के अंदर, या फिर दोस्तों प्रॉपर वर्ड्स के साथ सामने वर्ड्स भी आ सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को भी देख लेना एक बार। ठीक है, जैसे इस प्रश्न को भी आप लोग देख लें एक बार अच्छे से। चलिए करते हैं, क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। आइए देखिएगा। अब यहां पर देखिए बाईं तरफ एक सेंटेंस लिखा हुआ, नॉलेज इज अ बोन। ठीक है, करेक्ट है, ये दे रखा है। एंड गॉड गिव्स बोन, ये एक सेंटेंस यहां दे रखा है, एक सेंटेंस यहां दे रखा है। और इस सेंटेंस के सामने देखिए कुछ लेटर्स लिखे हुए। इस सेंटेंस के साथ भी कुछ लेटर्स लिखे हुए। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। एक विशेष कूट भाषा में नॉलेज इज अ बोन को IFMINNKU के रूप में लिखा जाता है। गॉड गिव्स बून को MINIM के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में BWN को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नॉलेज इज अ बून इज रिटन एज IFMI, क्या लिखा है IFMINNKU। गॉड गिव्स बून इज कोडेड एज MINIM। हाउ इज बून कोडेड इन द गिवन इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ये आपसे पूछा गया भाई। ठीक, करेक्ट। तो देखिए फिर से देखेंगे, वही करेंगे। लेफ्ट साइड वालों का कंपैरिजन लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड वालों का कंपैरिजन राइट साइड से करेंगे। दोनों के अंदर जो कॉमन है उसको पकड़ लो। क्या है, BWN दोनों में कॉमन आ गया। अब BWN दोनों में कॉमन आ गया तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, MI है। तो मेरा आंसर सीधा आ गया, MI इज द करेक्ट आंसर। उनका कोड हमें पता लग गया कि MI है, बाकी का पता नहीं, हमें नहीं पता। नॉलेज का कोड क्या है, इज का कोड क्या है, ए का कोड क्या है, हमें नहीं पता सामने में से किसका क्या कोड है। हाँ, लेकिन जिसका पूछा है उसका कोड हमने निकाल लिया। करेक्ट है, सही है। अब ध्यान से देखना अच्छे से, क्या दिया YAXV, इसका कोड आपको दिया है @%93। तो पहला हमने पढ़ा कि वर्ड्स के लिए नंबर्स दे सकता है, फिर हमने पढ़ा कि वर्ड्स के लिए वर्ड्स दे सकता है यानी कि लेटर्स दे सकता है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि वर्ड्स के लिए कुछ भी दे सकता है, नंबर सिंबल कुछ भी बना के दे सकता है। हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई साहब। 9 @%5। अब आप इन दोनों के अंदर देखो, हमसे किसका कोड पूछा है, बी का कोड पूछा है भाई। अब हमसे बी का कोड पूछा है,
अच्छा, इसका कंपैरिजन जब इससे करोगे तो क्या क्या कॉमन आया? सर इस बार तो एक ही लेटर कॉमन नहीं, इस बार तो बहुत सारे लेटर कॉमन आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से आ रहे हैं? सर ए एक्स और वाई, देखिए ए एक्स और वाई, ए एक्स और वाई, सर 3 लेटर कॉमन आ रहे हैं इस वाले पेयर और इस वाले पेयर में 3 लेटर कॉमन है। कौन सा? ए एक्स वाई, ए एक्स वाई। अच्छा, नंबर्स में देख लो कौन कौन से नंबर्स कॉमन है फिर यहां पे, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 9 %, 9 %, यहां भी आ रहा है 9 %, इसमें भी दिख रहा है 9% बोलो या %9 बोलो, तीनों यहां भी कॉमन है। सर तीनों यहां भी कॉमन है। अच्छा भाई, तो चलो इतना तो पता लग गया कि ए एक्स और वाई के लिए ये तीनों कोड हैं, पर किसका क्या है ये क्लियर नहीं है। अच्छा, तो बच कौन गया? अब कौन बच गया यहां पर, आप मुझे बताइए कौन बच गया? सर यहां तो वी बच गया। अब यहां पर वी बच गया तो सर यहां पर तो फिर 3 बच गया, सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब वी का कोड तो 3 है। सर यहां पर बी बच गया और यहां पर जो बचा हुआ है वो है 5, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि बी का कोड हो गया 5। अब अगर बी का कोड 5 है तो हमें क्लियर हो गया। अगर वी का कोड पूछा होता तो वी का कर देते, अगर बी का पूछा है तो बी का कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 4 चीजें समझा दी मैंने आपको अभी अभी के अंदर 10 मिनट के अंदर, कि लेटर्स के लिए नंबर्स दे रखे हैं और जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक लेटर कॉमन आ जाए, है ना? क्या सीखा आपने कि एक लेटर सर कॉमन आ जाए? जैसे एक ही लेटर कॉमन था एन, तो डायरेक्टली पता लग गया 8 कॉमन आ रहा है। तो दूसरा फिर हमने ये भी सीख लिया यहीं पर इसी के अंदर कि सर ऐसा भी हो सकता है कि एक की जगह 3 लेटर, मान लो 4 लेटर्स का है तो उसके अंदर 3 लेटर कॉमन आ जाए तो 3 नंबर कॉमन आ जाए। तो ये भी हमें चेक करना पड़ सकता है कि बचा हुआ जो है उसका कोड फिर आइडेंटिफाई करना हो। मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे नंबर नहीं काट सकती है, क्योंकि हम कुछ छोड़ते ही नहीं है। अरे एग्जामिनर जो सोचता है वो हम बहुत पहले ही सोच के उससे भी एडवांस लेवल पर चलते हैं, सही है कि नहीं है? रिलैक्स होके बढ़िया से बस कंसेप्ट और क्वेश्चन देखते जाओ, दुनिया की सारी किताबों के सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे, सही है नहीं? करेक्ट है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर y का अगर पूछ लिया तो उसने कि y का कोड क्या है? y का कोड तभी पूछेगा बालक जब पेपर आप बनाओगे, जब पेपर आप बनाओगे ना, जब पेपर आप बनाओगे तभी ये y का पूछेगा, क्योंकि पेपर तो समझदार व्यक्ति बनाते हैं ना भाई, सही है कि नहीं है? तो आप रिलैक्स रहो, मस्त रहो, y का नहीं पूछेगा। और अगर पूछ भी लिया, y का पूछ भी लिया उसने, तो 9 % में से कौन सा है ये क्लियर नहीं है, ठीक है? आई बात समझ में? चलो आ जाओ भाई, अब चलते हैं आगे धमाकेदार प्रश्न की तरफ। लीजिए आइए, अब मैं बहुत सारे सेंटेंस, मतलब 2 ही सेंटेंस के बीच में तुलना करवाएगा ऐसा तो भैया कोई रूल नहीं है ना। हो सकता है कि सेंटेंस बहुत सारे दे दे, सही है कि नहीं? करेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। हाउस फायर गैस इज कोडेड एज DYPHMT, प्रेशर गैस स्टेशन इज कोडेड एज IPPHST। ये ब्लैक वाले जो हैं हिंदी वालों के लिए हैं, ये रेड वाले जो हैं इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है? करेक्ट है, कुछ नहीं है वही। अगला देखिएगा, हाउस फायर गैस इज कोडेड एज दिस, प्रेशर गैस स्टेशन इज कोडेड एज दिस, फिर स्टेशन हाउस फार्म इज कोडेड एज दिस, ठीक है? तो व्हाट इज द कोड फॉर गैस इन दैट लैंग्वेज? गैस का कोड क्या होगा ये पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? अब एक की जगह 3 सेंटेंस दे दी, पहले हमने 2 सेंटेंस वाले करे, अब हम 3 सेंटेंस वाले करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, ये लिखा है और ये लिखा है, इन पहले फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? आप कहोगे कि सर यस, सर 100% कॉमन है। सर गैस यहां भी आ रहा है और गैस वर्ड यहां भी आ रहा है, सही है? इन दोनों में ये कॉमन हो गया, तो यहां पे क्या कॉमन है? सर यहां पे PH कॉमन हो गया,
सर सीधा सर गैस का कोड तो पीएच डायरेक्टली आ गया, पहले और दूसरे के कंपैरिजन से ही आ गया। अब मैं चाहता हूं कि बाकी सबके भी कोड निकालूं, मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि आप बाकी सबके भी कोड निकालो ताकि क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो जाए। अब जैसे फर्स्ट का सेकंड से कंपैरिजन कर लिया, फर्स्ट का आपने सेकंड से कंपैरिजन कर लिया, ओनली गेस वर्ड कॉमन है और उसका कोड भी लिख दिया आपने, ठीक है। ये देखिए गेस वर्ड का कॉमन आपने पीएच लिख भी दिया। अब आप फर्स्ट का थर्ड से कंपैरिजन करिए एक बार। जब आप फर्स्ट का थर्ड से कंपैरिजन करेंगे तो फिर से सर दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या है, हाउस। हाउस कॉमन आ रहा है। अरे ये क्या हो गया, कहां चला गया भैया, ऐसा मत करो, ठीक है। ये देखिए हाउस, हाउस यहां भी आ रहा है, हाउस यहां भी आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों मित्रों ध्यानपूर्वक देखें तो ये देखिए डी वाई यार यहां भी कॉमन आ गया, तो मैं कहूंगा हाउस का कोड डी वाई। फर्स्ट का सेकंड से कंपैरिजन हो गया, सेकंड का थर्ड से हो गया, सॉरी फर्स्ट का थर्ड से हो गया। अब मैं काम करता हूं सेकंड का थर्ड से भी कंपैरिजन कर लेता हूं, यानी पहले का दोनों से कंपैरिजन, फिर दूसरे का तीसरे से कंपैरिजन, क्योंकि दूसरे का पहले से तो हो ही गया ना, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर अगर मैं कॉमन देखूं तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, स्टेशन कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, स्टेशन कॉमन आ रहा है। देखना इधर स्टेशन कॉमन आया, और स्टेशन जब कॉमन आया तो यहां पे क्या कॉमन आया, इन दोनों के लिए एस टी कॉमन आ गया। तो ये स्टेशन का कोड एस टी लिख दिया आपने। अब ध्यान पूर्वक आंखें खोलकर देखिए, अगर फार्म का कोड पूछा होता तो लास्ट में क्या बच रहा है, बी क्यू। तो आप कहेंगे सर अगर फार्म का कोड पूछ लिया तो उसका आंसर बी क्यू होगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए फार्म का कोड बी क्यू ही बचा हुआ है, इन दोनों के कोड तो कंफर्म हो गए। यहां फार्म बचा है, यहां बी क्यू बचा है, तुलना करेंगे तो फार्म का कोड बी क्यू आ जाएगा। यहां क्या बचा है सर, यहां पे प्रेशर बचा हुआ है, और यहां पे क्या बचा है, आईपी बचा हुआ है। तो आप कहेंगे सर प्रेशर का कोड PRESSURE, प्रेशर का कोड जो है सर आईपी हो गया। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब यहां पे देख लेते हैं कुछ बचा है क्या, जी बचा है। क्या बचा है सर, यहाँ पे फायर बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, एमटी बचा है। तो सीधा अगर फायर का कोड पूछा होता तो हम एमटी टिक कर देते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बता दो फटाफट से। सभी के कोड निकल गए, अब जिसका पूछ लेता उसको कर लेते हम। क्या दिक्कत आ रही है, कोई इशू नहीं है कि नहीं, मजेदार चीज है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसको करके बताओ आप, अब इसको करके बता दो भाई साहब। सोल्जर, प्रोटेक्ट, कंट्री का कोड ये तीनों हैं, किनमें से किसका क्या है हमें नहीं पता। एंटरप्रेन्योर, प्रॉस्पर, कंट्री का कोड ये दे रखा है। सोल्जर, एंटरप्रेन्योर, विटल का कोड ये दे रखा है। कंट्री विटल के लिए संभावित कोड क्या होगा हमें बता दीजिए। देख लो भाई, जल्दी से देख लें आप। सोल्जर, प्रोटेक्ट, कंट्री, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, प्रॉस्पर, कंट्री, दोनों का पहले कंपैरिजन करो। फर्स्ट और सेकंड दोनों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। सर जब फर्स्ट और सेकंड दोनों का कंपैरिजन किया तो दोनों के अंदर कंट्री कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कंट्री कॉमन आ रहा है। और अगर इनका कोड देखें तो दोनों के अंदर NA कॉमन आ रहा है, तो कंट्री का कोड तो सर NA हो गया। अच्छा भाई, कंट्री का कोड NA हो गया, ये लिख दिया मैंने, कंट्री का कोड NA। साथ में विटल का भी पूछा है उसने, कोई बात नहीं, वाइटल का भी चेक कर लेंगे। फर्स्ट का सेकंड से कंपैरिजन हो गया, अब फर्स्ट का थर्ड से कंपैरिजन कर लेता हूं मैं। फर्स्ट वाली लाइन का थर्ड से कंपैरिजन करूंगा तो दोनों के अंदर भाई साहब सोल्जर और प्रोटेक्ट, कुछ भी सोल्जर आ रहा है, जी बिल्कुल सोल्जर दोनों में कॉमन आ गया। यहाँ पे दोनों के अंदर कोड देखेंगे तो MH दोनों में कॉमन आ गया, सोल्जर का कोड तो MH हो गया। चलो भाई, अब फर्स्ट का थर्ड से भी हो गया, अब सेकंड का थर्ड से कर लेता हूं कंपैरिजन। सेकंड का जब मैं थर्ड से कंपैरिजन करूंगा तो सेकंड का जब थर्ड से कंपैरिजन किया तो एंटरप्रेन्योर दोनों में कॉमन आ गया। देखिए एंटरप्रेन्योर दोनों में कॉमन आ गया तो यहां पे क्या कर देंगे, TU यहां पे कॉमन आ गया। अब क्या हो गई, खत्म हो गई पिक्चर। तीन में से दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके कोड आ गए लास्ट वाली लाइन में, वाइटल बचा हुआ है, तो वाइटल का कोड में क्या कहूंगा, सीधा सीधा SY हो गया। क्या हो गया, SY, सही है, यानी NASY ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब मेरी बात दोस्तों आंखें खोल के और ढंग से सुन लेना एक बार। मान लो कि यहां पे E ऑप्शन दे रखा होता आपके पास SYNA,
ठीक है, आपका आंसर क्या है NaSY। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके पास NaSY ऑप्शन मिले, हो सकता है कि एग्जाम में आपको SYNA ऑप्शन भी मिल जाए। अगर ऑप्शंस में NaSY दे रखा है तो ये टिक कर देंगे, अगर ऑप्शन में NaSY नहीं है SYNA है तो ये टिक कर देंगे, और अगर ये दोनों ही आ जाएं तो फिर सबसे सूटेबल कौन सा है, पहले कौन लिखा हुआ है Na, बाद में कौन लिखा हुआ है SY, तो हमारा आंसर NaSY हो जाएगा। ध्यान रख लेना आंखें खोल के, अगर NaSY दिया है तो NaSY आंसर है, अगर SYNA दिया है तो SYNA आंसर है, और अगर दोनों ही अगर ऑप्शन में है तो फिर पहला वाला NaSY आंसर है, क्योंकि जो पहले लिखा है उसका कोड पहले, जो बाद में लिखा है उसका कोड बाद। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके यूं समझ लीजिए आप एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को याद रहे कि कैसे कंपैरिजन करना। करेक्ट है, बात समझ में आ रही है? चलिए देखिएगा, साइलेंस गोल्ड वर्ड जल्दी जल्दी से करके बताइए। अब साइलेंस गोल्ड वर्ड्स का कोड ये है, गोल्ड इज प्रीशियस का कोड ये है, साइलेंस इज काम का कोड ये है। क्या कंपैरिजन हो रहा है? पहले फर्स्ट का सेकंड से जब हमने कंपैरिजन किया सर, तो देखिए गोल्ड दोनों में ही कॉमन आ गया, गोल्ड दोनों में ही कॉमन आ गया, तो आपने बोल दिया सर MH दोनों में ही कॉमन आ गया। फर्स्ट का सेकंड से कंपैरिजन हो गया। अब फर्स्ट का थर्ड से अगर कंपैरिजन कर लूं, फर्स्ट का अगर थर्ड से कंपैरिजन कर लूं तो क्लियरली पता लग रहा है सर, साइलेंस यहां आ रहा है, साइलेंस यहां आ रहा है, इन दोनों में कॉमन देखें तो NU कॉमन है। सही है, करेक्ट है, खत्म हो गई पिक्चर। अगला क्या है, अगला चेक कर लेते हैं। सही है, सेकंड का आप थर्ड से कंपैरिजन करो तो दोनों में इज आ रहा है, दोनों में इज आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या आ रहा है, PY आ रहा है। बस खत्म हो गई। लास्ट में यहाँ पे वर्ड बच गया तो वर्ड का कोड KE, यहाँ प्रीसियस बच गया तो प्रीसियस का कोड BI, यहां काम बच गया तो काम का कोड GH। अब हमसे किसका पूछा है, गोल्ड का पूछा था एक तो गोल्ड का कोड एक तो MH, साइलेंस का कोड NU, तो चेक कर लेते हैं MH NU कहां पर है, तो MH NU यहां पर है, पर अगर इसका उल्टा NU MH भी लिखा होता तो भी आंसर सही होता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब मान लीजिए एक बच्चे का प्रश्न है कि सर इस ऑप्शन में अगर मैं एक ऑप्शन नन कर दूं तो उस आदमी को यही पता नहीं है कि अभी तो नन कहां लगाते हैं। नन का मतलब पता है क्या तेरे को क्या होता है? नन का मतलब होता है कोई नहीं, और ये कोई नहीं वाला ऑप्शन तब लगाते हैं जब एक भी ऑप्शन टिक करने को ना हो। यानी कि MHNU अगर दे रखा है तो ये आंसर है, पहली प्रायोरिटी इसी को। दूसरी NUMH दे रखा है तो भैया फिर दूसरी प्रायोरिटी इसी को। और अब अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, दोनों ही अगर ऑप्शन में नहीं है और नन है तो फिर तो नन ही करेगा ना भैया, फिर तो नन ही करेगा ना यार। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, तो जब ऑप्शन ही नहीं दे रखे होंगे तब करेगा ना नन। कैसी बातें करते हो यार आप। साफ साफ नन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। कोई नहीं मतलब जब एक भी ऑप्शन टिक करने को ना हो तब करते हैं कोई नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अगले टाइप की तरफ। छोटे छोटे टाइप हैं, मजेदार टाइप हैं। ठीक है, करेक्ट है। 5वें नंबर का टाइप देखिए। अब आप कंडीशनल कोडिंग बोला जाता है भैया इसको क्या बोला जाता है, कंडीशनल कोडिंग। यानी अब आपको कंडीशंस दे रखी होंगी। कंडीशनल कोडिंग अर्थात कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, कुछ शर्तें दे रखी होंगी, उनका पालन होना चाहिए। सही है, करेक्ट है। लो आओ, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे कि ये पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये, और फिर क्वेश्चन बना के ये दिया है कि निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा, व्हाट विल बी दी कोड फॉर दी फॉलोइंग ग्रुप। ये जो पूरा का पूरा एक ग्रुप दे रखा है ना, इसका कोड क्या होगा हमें ये बताना है। 72@13 एंड, इसका हमें निकालना है भाई साहब, क्या होगा। अब एक्चुअली में क्या होता है ना कि भाई साहब जगह नहीं बची, इसलिए इसको हमने नीचे लिख दिया है। हालांकि मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सही कर लेता हूं। ठीक है, नो इशू, 1 मिनट, है ना। आपको वहां पे
ये ऊपर मिलेगा। कट कर देता हूं इसको और इसको कर देता हूं मैं थोड़ा सा नीचे, ताकि आप थोड़ा फैमिलियर हो जाएं भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसा आएगा उससे। बाकी हालांकि सभी समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कर ही लेते हो आप लोग। तो यहां कर देता हूं थोड़ा सा और उसको कर देता हूं ऊपर। ठीक है, ये लो। अरे भाई कहां जा रहा है? अरे अरे अरे, देखना भाई इधर ऐसे आएगा क्वेश्चन। ऊपर लिखी होगी ऐसी टेबल, ऊपर ऐसे टेबल लिखी होगी, नीचे क्वेश्चन होगा। आपको देखिए कुछ नंबर और सिंबल दे रखे हैं, दिख रहे हैं नंबर और सिंबल, 8 9 @ एंड 5 7 2 %, 1 3, फिर ट्राइंगल है, फिर 4 और 6 है, और उसके कुछ कोड दे रखे हैं। कुछ देख रहे हैं आप लोग, कोड दे रखे हैं, आपको दिख रहा है, कूट दे रखे हैं, अर्थात नंबर और सिंबल है और उसके कुछ कोड दे रखे हैं कि 8 का कोड L है, 9 का C है, @ का Z है, एंड का M है, 5 का D है, 7 का W, 2 का A, % का P, 1 का R, 3 का T, ट्राइंगल का F, 4 का B और 6 का K। और आपको बोल रहा है भैया इसका क्या कोड होगा, तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कोड, आपको पहले कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन क्या बोलता है वो, if the first element is a symbol and the last is a number, code of these two अर्थात फर्स्ट और लास्ट are to be interchanged, वो आपस में चेंज हो जाएंगे। अब पहले तो वो समझ लो भैया कि यहां पे क्या लिखा है, तत्व की बात की गई है, एलिमेंट की बात की गई है। एलिमेंट क्या होता है ढंग से समझ लेना अच्छे से, मैं क्योंकि एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूं ताकि जीवन में कभी कोई समस्या ना आए। भैया एलिमेंट अगर लिखा है, वर्ड लिखा है ELEMENT, एलिमेंट जिसको अपन बोलते हैं तत्व, तो भैया एलिमेंट में सब कुछ आता है, तत्व में सब कुछ आता है, याद रखिएगा। तत्व में अल्फाबेट भी आते हैं, अर्थात A से लेके Z तक के जो लेटर्स होते हैं वो अल्फाबेट भी आते हैं एलिमेंट में। एलिमेंट के अंदर आपके नंबर्स भी आते हैं, 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं वो भी एलिमेंट कहलाते हैं। और याद रखिएगा सिंबल्स, अगर सिंबल दे दिए तो वो भी एलिमेंट में आएंगे। अगर ऑपरेशंस दे दिए, ऑपरेशंस मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब के सब एलिमेंट हैं, ये सब के सब तत्व कहलाते हैं। सही है, जब तक पर्टिकुलर डिस्क्राइब करके नहीं देता कि अक्षर ढूंढवा रहा है या नंबर की बात कर रहा है या सिंबल चिन्हों की बात कर रहा है या ऑपरेशंस सक्रियाओं की बात कर रहा है। आ गई बात समझ में? अगर ये वर्ड लिखा है एलिमेंट अर्थात तत्व, तो तत्व फिर कोई सा भी हो सकता है, तो ढंग से पढ़ लेना। वहां पे बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तत्व लिखा है तो कुछ भी हो सकता है फिर। अब ठीक है, करेक्ट है, सही है। चलो भाई, तो पहली कंडीशन क्या थी भाई? पहली कंडीशन क्या बोली उसने कि यदि पहला तत्व एक प्रतीक है। अब पहला किसको लेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी तो है ना, हमेशा याद रखिएगा ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो अगर ये पूरा का पूरा हमें सेगमेंट दे रखा है तो उसका ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट है, ये जो पोर्शन है ये राइट है। तो पहला किसको लोगे, बाईं तरफ आने वाले से स्टार्ट करेंगे हमेशा, जब तक कि वो प्रश्न में ये नहीं कह देता कि पहला दाईं ओर है, तब तक हमको भैया हमेशा याद रख लेना कि नहीं लेना है। जब वो देगा तभी लेंगे, अन्यथा अगर वो बोलता है पहला तत्व तो हमेशा आप बाएं से ही चलेंगे, बाएं से ही चलेंगे। कहां से चलेंगे, बाएं से ही चलेंगे। पहला तत्व मतलब बाएं से ही चलना है आपको, ठीक है। तो चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, इफ फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, क्या पहला एलिमेंट सिंबल है? नहीं है। लास्ट एलिमेंट इज एन नंबर, क्या लास्ट एलिमेंट नंबर है? नहीं है। पहली कंडीशन हो गई रॉन्ग। चलो अगली कंडीशन पे चलते हैं। इफ फर्स्ट एलिमेंट इज एन ओड नंबर, क्या पहला एलिमेंट एक विषम संख्या है? जी हां सर, पहला एलिमेंट विषम संख्या है। अंतिम एक सम संख्या है, क्या लास्ट वाला जो है क्या वो इवन नंबर है? जी नहीं, लास्ट वाला इवन नंबर नहीं है, तो आगे करें ही क्यों।
वो बोल रहा है कि पहले और अंतिम दोनों को कॉपीराइट से रिप्रेजेंट करो, पर है ही नहीं ना, मैच ही नहीं हुआ। अगला, यदि दूसरा और तीसरा तत्व दोनों पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ बोथ द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर, सेकेंड एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और थर्ड एलिमेंट तो भैया नंबर ही नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं हो सकता। तो भैया कंडीशनल कोडिंग दिया तो जरूर इसने है, लेकिन भाई साहब एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। तो आप ये मत सोचना कि यार कंडीशनल कोडिंग है तो कंडीशन हमेशा जीवन में अप्लाई ही होगी, क्वेश्चन में अप्लाई ही होगी, ऐसा नहीं है। पहले क्वेश्चन से ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, कंडीशंस होंगी जरूर वहां पर आपको ढंग से चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई अप्लाई भी हो रही है। अगर नहीं हो रही है अप्लाई, तो जिसका जो है सिंपल कोड बनने वाला है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, नो कंडीशन इज अप्लाइंग राइट नाउ, ठीक है, करेक्ट है। तो यहां पे है, तो ये टॉपिक का नाम कंडीशनल कोडिंग, टॉपिक का नाम तो भले से भैया कंडीशनल कोडिंग है और इसको हमने टाइप 5 भी बोल दिया, लेकिन भैया यहां तो कंडीशन अप्लाई ही नहीं हो रही, तो सीधा सीधा जिसके नीचे जो आएगा वही उसका कोड होगा। 7 का कोड क्या बन जाएगा, W, 2 का कोड क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 का कोड हो जाएगा A, @ का कोड देख लो Z, 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है दोस्तों R, 3 का कोड क्या है, 3 का कोड है T, और एंड का कोड दोस्तों आपको दे रखा है M। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा, ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा, सही है। WAZ RTM, WAZ RTM ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे देख लो, अब नीचे दे दिया टेबल मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बार बार ऊपर नहीं ले जा रहा, अभी फिलहाल कोई वैसे चेक कर लेंगे। चलो भाई, क्या बोल रहा है, पहला तत्व एक प्रतीक है, नहीं है भैया, पहला तत्व एक प्रतीक नहीं है, फटाफट से करेंगे। दूसरा, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, जी बिल्कुल, और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, जी हाँ, यहां मैच कर गया, सेकंड वाला मैच कर गया, सेकंड वाला मैच कर गया। तीसरा वाला क्या था, सेकंड और थर्ड एलिमेंट पूर्ण वर्ग संख्या है, जी नहीं, सेकंड और थर्ड एलिमेंट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो देखिए अब यहां पे ओनली सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है कि यदि पहला तत्व और अंतिम तत्व क्या है, पहला तत्व विषम संख्या और अंतिम तत्व सम संख्या है, तो दोनों को इससे कोड करना है, कॉपीराइट से। तो यानी इसका कोड भी क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया, इसका कोड भी क्या हो गया भैया, कॉपीराइट हो गया, सही है। अब एंड को देख लो, एंड का कोड क्या है, M, 3 का कोड क्या है, 3 का कोड है T, @ का कोड क्या है, Z, 7 का कोड क्या है, W, और परसेंटेज का कोड क्या है, P। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा भाई साहब, ये मेरा हो जाएगा आंसर, कॉपीराइट MT। गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 3 का कोड क्या था, 3 का कोड तो T है ना, हाँ, सही कर लेना आप, ऑप्शन सही कर लेना भैया। 5 और 2 दोनों को तो लिख दिया हमने कॉपीराइट से। एंड का कोड देख लेते हैं, एंड का कोड M है, 3 का कोड तो साफ साफ मुझे T दिख रहा है, इसने गायब कैसे कर दिया है दोस्तों, है ना, ऑप्शन में थोड़ा सा मिसमैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप तो अपना आंसर सही निकाल लो भाई। कॉपीराइट MTZ, कॉपीराइट MTZWP, ठीक है, कॉपीराइट MTZWP। ये D जो लिखा है ना, D नहीं है वो, T। सही कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए क्या है, कॉपीराइट MTZWP कॉपीराइट, ठीक, ओके गाइस, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सही है, कॉपीराइट MTZWP कॉपीराइट, ठीक है भाई, आगे आंसर निकल लिया। नेक्स्ट, आगे कुछ नहीं है इसमें, बस यही क्वेश्चन है, यही कंडीशनल कोडिंग, कंडीशंस होंगी, कंडीशंस अप्लाई करनी, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया, क्लियर है।
आनंद आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो। 3 टाइप आपने कवर करे जबरदस्त तरीके से आज, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग भी पढ़ लिया आपने, और जो है चाइनीज कोडिंग कंपैरिजन वाला भी पढ़ लिया, साथ ही साथ आपने स्टार्टिंग वाले ये भी पढ़ लिए, जो कि हालांकि रेलवे में तो आने आजकल बंद हो गए हैं, एसएससी में अगर आता है तो आ जाता है, ठीक है। करेक्ट है, सही है, बहुत बढ़िया। हमेशा क्लास धमाकेदार होनी चाहिए और उसके बाद प्रिपरेशन करनी चाहिए, तभी मजा है इसके अंदर। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ इस क्लास में। मिलते हैं जबरदस्त नेक्स्ट न्यू क्लासेस के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर।